अस्सलाम वालेकुम बच्चों। अब हमारा अगला चैप्टर है ज़बानों का घर हिंदुस्तान। तो उसके बारे में हम जानने से पहले हम उसके राइटर के बारे में, मुसन्निफ़ के बारे में हम जानें, उनकी ज़िंदगी के बारे में। चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ सैयद एहतशाम हुसैन। सैयद एहतशाम हुसैन की पैदाइश हुई 1912 ईस्वी में और वफ़ात हुई 1972 ईस्वी में। प्रोफेसर सैयद एहतशाम हुसैन की पैदाइश कस्बा माहुल ज़िला आज़मगढ़ यूपी में हुई। यहीं इब्तदाई तालीम हासिल की और आला तालीम के लिए इलाहाबाद आ गए। यहीं उनका इंतकाल हुआ। एहतशाम हुसैन का शुमार उर्दू के सफ़े अव्वल के नक्कालों में होता है। वो तरक्की पसंद तहरीक से वाबस्ता रहे। वो कई किताबों के मुसन्निफ़ थे। तनक़ीदी जायज़े, रिवायत और बगावत, अदब और समाज, ज़ौक़ अदब और शऊर, इफ़कार व मसाइल और इतबार नज़र उनकी अहम किताबें हैं। उन्होंने अमेरिका और यूरोप का एक सफ़रनामा भी लिखा है। उन्होंने बच्चों के लिए उर्दू की कहानी लिखी। इस किताब में उर्दू ज़बान और अदब की तारीख़ मुख्तसर तौर से बहुत ही आसान और दिलचस्प अंदाज में बयान की गई है। ये सबक उनकी किताब उर्दू की कहानी से लिया गया है। तो प्रोफेसर सैयद एहतशाम हुसैन की पैदाइश कब हुई? 1912 में और वफ़ात हुई 1972 में। इसे याद रखें। उनकी पैदाइश हुई कस्बा माहुल ज़िला आज़मगढ़ यूपी में। वहीं उन्होंने इब्तदाई तालीम हासिल की। उसके बाद आला तालीम के लिए वो इलाहाबाद आ गए। यहीं आखिर वक्त तक रहे और यहीं उनका इंतकाल हुआ। प्रोफेसर एहतशाम हुसैन का शुमार यानी उनकी गिनती उर्दू के सफ़े अव्वल के नक्कादों में होता है और वो तरक्की पसंद तहरीक से भी वाबस्ता रहे। कई किताबें उन्होंने लिखी हैं। किताबों के नाम है तनक़ीदी जायज़े, रिवायत और बगावत, अदब और समाज, ज़ौक़ अदब और शऊर, इफ़कार व मसाइल और इतबार नज़र। ये उनकी लिखी हुई अहम किताबें हैं। और उन्होंने अमेरिका और यूरोप का भी एक सफ़रनामा लिखा। उर्दू की कहानी लिखी बच्चों के लिए। उर्दू की कहानी में ज़बान और अदब के बारे में मुख्तसर तौर से बताया है और हमारे निसाब में जो कहानी है, जो मजमून है ज़बानों का घर हिंदुस्तान, इसी उर्दू की कहानी से लिया गया है। आइए अब हम पढ़ते हैं ज़बानों का घर हिंदुस्तान। हिंदुस्तान एक लंबा चौड़ा देश है जिसमें कहीं ऊंचे पहाड़ और गहरी नदियां रास्ता रुकती हैं, कहीं फैले रेगिस्तान हैं जिनमें आबादी कम है, कहीं ज़मीन सोना उगलती है, कहीं बंजर है और कुछ पैदा नहीं होता। फिर यहाँ के बसने वालों को तो देखो, काले भी हैं और गोरे भी, खूबसूरत भी हैं और बदसूरत भी, लंबे कद वाले भी हैं और छोटे कद वाले भी, जंगलियों की तरह जिंदगी बसर करने वाले भी हैं और बड़े बड़े शहरों में रहने वाले भी। यहाँ न जाने कितनी तरह के लोग मिलते हैं और कितनी तरह की ज़बानें और बोलियाँ बोलते हैं। कुछ ऐसे हैं जिनको हिंदुस्तान में बसे हुए 5000 बरस से भी ज़्यादा हो गए। कुछ ऐसे हैं जो थोड़े ही दिनों से यहाँ आबाद हैं। ऐसे देश में अजीब अजीब ढंग की कौमें होंगी और अजीब अजीब ज़बानें, लेकिन इससे घबराना नहीं चाहिए। ये तो इस मुल्क के बड़े होने की निशानी है कि इसमें अलग अलग होने पर भी सबके मिलजुल कर रहने की गुंजाइश है। मुसन्निफ़ ने यहाँ कहा है ज़बानों का घर हिंदुस्तान में हिंदुस्तान के बारे में बताया गया है कि हिंदुस्तान एक ऐसा देश है, एक लंबा चौड़ा देश है जहाँ कई जगह तो ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं और कहीं नदियाँ हैं, कहीं रेगिस्तान है तो कहीं ज़मीन है सोना उगलती हुई, यानी हरियाली है, कहीं खेत है, कहीं बंजर है। ऐसी ज़मीनें यहाँ हिंदुस्तान में मिलती हैं। हर तरह की यहाँ ज़मीनें मिलती हैं। उसी तरह यहाँ के बसने वाले भी अलग अलग किस्म के हैं। कुछ गोरे हैं, कुछ काले हैं, कुछ खूबसूरत है तो कुछ बदसूरत भी हैं, कुछ लंबे कद वाले हैं तो कुछ नाटे कद वाले भी हैं, कुछ जंगलियों की तरह जिंदगी भी बसर करने वाले यहाँ हिंदुस्तान में मिलेंगे और बहुत से लोग ऐसे हैं बड़े बड़े शहरों में आला
लोग हैं जो वहाँ मिलते हैं। यानी यहाँ कई तरह के लोग मिलते हैं जिनकी ज़बानें अलग अलग होती हैं और बोलियाँ भी अलग होती हैं। गोया हिंदुस्तान में मुख्तलिफ किस्म के लोग रहते हैं तो यहाँ मुख्तलिफ किस्म की बोलियाँ भी पाई जाती हैं। हिंदुस्तान में बसे हुए कुछ ऐसे लोग हैं जिनको बसे हुए शायद 5000 बरस से भी ज्यादा हो गए होंगे। कुछ ऐसे हैं जो थोड़े ही दिनों से यहाँ आबाद है। कुछ ऐसे लोग हैं जो करीब 5000 बरस से भी पहले के लोग हैं, और कुछ ऐसे हैं जो थोड़े ही दिनों से यहाँ कहीं से आकर आबाद हुए हैं। तो जहाँ मुख्तलिफ किस्म के लोग रहेंगे तो वहाँ अलग अलग कौमें भी रहेंगी, वहाँ अजब अजब ज़बानें भी, यानी अलग तरह की ज़बानें भी होंगी। उनका रहन सहन का ढंग भी अलग होगा। तो ऐसे माहौल से घबराना नहीं चाहिए, बल्कि मुसन्निफ ने कहा ये हमारे मुल्क के बड़े होने की निशानी है कि यहाँ मुख्तलिफ किस्म के लोग रहते हैं, मुख्तलिफ किस्म की ज़बानें हैं, लेकिन फिर भी इन सब के बावजूद यहाँ सब मिलकर आपस में इत्तेफाक व इत्तेहाद के साथ रहते हैं, मिलजुल कर रहते हैं। ये बताना कठिन है कि 5000 बरस पहले यहाँ कौन लोग बसते थे, मगर अब बहुत से लोग ये बात जानते हैं कि उस जमाने से यहाँ दूर दूर के लोग आने लगे। इतना समझ लेना कुछ मुश्किल नहीं है कि पहले दुनिया के ज्यादातर लोग वैश्यों की तरह जिंदगी बसर करते थे और खाने पीने की खोज में छोटी छोटी टोलियों में मारे मारे फिरते थे। जानवरों का शिकार करते थे या दरख्तों के फल, पत्ते और जड़ खाकर पेट भरते थे। उनमें कुछ लोग यहाँ भी पहुंचे। उनकी नस्ल के लोग अब भी बंगाल, बिहार, छोटा नागपुर और विंध्याचल के पहाड़ों के करीब पाए जाते हैं। वो जो जबान बोलते थे वो आज भी अलग है। उनमें से कोल और मुंडा कबीले मशहूर हैं और अपनी बोलियां बोलते हैं। ये बात याद रखना चाहिए कि दुनिया में कोई कौम ऐसी नहीं है जो कोई बोली बोलती न हो। यही बात तमाम इंसानों में मिलती है। उनके 1000-1500 वर्ष के बाद द्राविड़ लोग पश्चिम की तरफ से आए, वो लोग जिन्हें द्राविड़ कहा जाता है। यहाँ उन्होंने खूब तरक्की की। आज भी मद्रास, मैसूर, आंध्र प्रदेश और केरल में यही लोग आबाद हैं। तुमने तमिल, तेलुगु जबानों के नाम सुने होंगे, ये उन्हीं लोगों की जबानें हैं। यहाँ इसमें बताया गया है कि ये बात बतानी मुश्किल है कि 5000 वर्ष पहले यहाँ कौन लोग बसते थे। यानी मुख्तलिफ लोगों की मुख्तलिफ राय है, इसलिए ये बताना मुश्किल है कि यहाँ 5000 बरस पहले यहाँ कौन लोग बसते थे। लेकिन ये बताया गया है कि बहुत से लोग ये बात जानते हैं कि उस जमाने से यहाँ दूर दूर के लोग आने लगे, यानी दूसरे मुल्कों से लोग आने लगे और यहाँ बसने लगे। कुछ लोग ऐसे होते थे यहाँ जो वहशियों की तरह, जंगलियों की तरह जिंदगी बसर करते थे, और वो खाने पीने की खोज में छोटी छोटी टोलियों में, यानी छोटे छोटे ग्रुप बनाकर इधर से उधर जंगलों में मारे मारे फिरते थे और जानवरों को शिकार करते थे, या फिर दरख्त के फल, पत्ते और जड़ खाकर उन्हीं से गुजारा करते थे। ऐसे कुछ लोग यहाँ हिंदुस्तान भी पहुंचे। उनकी नस्ल के लोग अब भी यहाँ हिंदुस्तान में बंगाल, बिहार, छोटा नागपुर और विंध्याचल के पहाड़ों के करीब पाए जाते हैं। और वो जो जबान बोलते थे वो आज भी अलग है। तो उन लोगों में जो यहाँ कबीले थे, उन लोगों में कोल और मुंडा कबीले मशहूर हैं। उनकी अपनी अलग बोली होती थी। उनके 1000-1500 बरस के बाद यहाँ हिंदुस्तान द्राविड़ लोग पश्चिम की तरफ से आए और इन्हें द्राविड़ कहा गया। यहाँ जब वो हिंदुस्तान आए तो यहाँ हिंदुस्तान आकर उन्होंने खूब तरक्की की और आज मद्रास, मैसूर, आंध्र प्रदेश और केरल में ये लोग आबाद हैं और तमिल और तेलुगु जबान इन्हीं लोगों की जबानें हैं। ये तो था हिंदुस्तान का हाल। बाहर ईरान, चीन और तुर्किस्तान वगैरह में एक और कौम जिसे आम तौर से तारीख में आर्या
आर्या कहा जाता है, तरक्की कर रही थी। ये लोग बहादुर थे, अच्छी शक्ल रखते थे, घोड़े से काम लेना और खेती करना जानते थे। कोई 3,500 बरस हुए ये लोग हिंदुस्तान में आए और उन्होंने यहाँ के पुराने बसने वालों को हराकर उत्तरी भारत में अपना राज कायम किया। उन लोगों ने बहुत सी नज़में, भजन और गीत लिखे। ये बात याद रखने की है कि ये लोग जो जबान बोलते थे उसे आर्याई जबान कहते हैं। उसके बाद हिंदुस्तान में कुछ जो आए बाहर से लोग, वो ईरानी लोग थे जो यहाँ आए। यहाँ आकर उन्होंने अपना राज किया। तो ये दिखने में अच्छी शक्ल के थे और बहादुर भी थे। इन्हें खेती करनी आती थी और घोड़े से काम लेना भी जानते थे। तो कोई 3,500 बरस पहले ये लोग हिंदुस्तान में आए और यहाँ जो उस वक्त पुराने बसने वाले लोग थे, उन्हें हराकर इन्होंने उत्तरी भारत में अपना राज कायम किया। तो उन्होंने बहुत सी नज़में भी लिखी, भजन और गीत भी लिखे। तो इनकी जो ज़बानें थी वो उस ज़बान को आर्याई ज़बान कहते हैं। संस्कृत उसी की एक शाख है, यानी संस्कृत उन्हीं आर्याई ज़बान की एक शाख है। यूनानी, जर्मन, पुराने ज़माने की फारसी और यूरोप की कई ज़बानें इसी खानदान से ताल्लुक़ रखती हैं। और जब तुम आगे बढ़कर इन ज़बानों को पढ़ोगे तो मालूम होगा कि सब एक दूसरे से मिलती जुलती हैं। ज़बानों की कहानी बड़ी लंबी है, मज़ेदार है, मगर यहाँ उसके बयान करने का मौका नहीं है। बस ये याद रखना चाहिए कि संस्कृत उन्हीं हिंदुस्तानी आर्यों की ज़बान थी। तमाम लोग संस्कृत नहीं बोल सकते थे। यहाँ पुराने बसने वाले या तो अपनी पुरानी बोलियां बोलते थे या मिली जुली ज़बानें। धीरे धीरे ये हुआ कि संस्कृत ऊंचे जात के हिंदुओं की ज़बान होकर रह गई। आम लोग उससे दूर हो गए। ये लोग जो ज़बानें बोलते थे उनको प्राकृत कहते हैं। प्राकृत एक ज़बान नहीं थी, बल्कि अलग अलग इलाकों की अलग अलग प्राकृतें थी। तो संस्कृत जो थी वो आर्याई ज़बान की एक शाख है और यूनानी, जर्मन या फिर पुराने ज़माने की फारसी और यूरोप की जो कई ज़बानें थी वो भी इसी खानदान से ताल्लुक़ रखती थी। यहाँ जो संस्कृत बोली जाती थी हिंदुस्तान में, वो हिंदुस्तानी आर्यों की ज़बान थी। लेकिन संस्कृत ऐसी ज़बान थी जिसे आम इंसान बोल नहीं पाते थे, उसे समझ नहीं पाते थे। इसलिए यहाँ पुराने बसने वाले या तो अपनी पुरानी बोलियां बोलते थे या फिर कुछ मिली ऐसी बोली बोलते जो मिली जुली होती थी। चूँकि संस्कृत आम इंसान की समझ से बाहर थी, तो धीरे धीरे ये हुआ कि ये संस्कृत ज़बान ऊंचे जात के हिंदुओं की ज़बान बनकर रह गई और जो आम लोग थे उससे दूर हो गए। उनकी अपनी एक अलग ज़बान हो गई। जो वो ज़बान बोलते थे आम लोग, वो प्राकृत कहते हैं। प्राकृत यानी अलग इलाके की अलग अलग ज़बानें होती थी। हिंदुस्तान लंबा चौड़ा मुल्क तो है ही, किसी हिस्से में कोई प्राकृत बोली जाती थी, किसी में कोई। अब जो बुद्ध मत का मुकाबला करने के लिए साधु और संत पैदा हुए, तो उन्होंने भी आम लोगों पर अपना असर डालने के लिए प्राकृतों ही में गीत और भजन लिखे और धर्म कर्म की बातें की। उस वक्त दूसरी प्राकृतों यानी या ज़बानों का जिक्र करने की ज़रूरत नहीं। उत्तर भारत में जो प्राकृत बोली जाती थी, हमें उसी से काम है। इस प्राकृत को शोरसिनी कहते थे। उसी के पेट से वो भाषाएं पैदा हुई जिनको हिंदुस्तानी, हिंदी और उर्दू कहते हैं। हिंदुस्तान चूंकि एक लंबा चौड़ा मुल्क है, यहाँ कई तरह के लोग बसते थे, कई तरह की बोलियां बोली जाती थी। किसी हिस्से में कोई प्राकृत बोली जाती थी तो किसी में कुछ और। तो यहाँ जब बुद्ध मत का मुकाबला करने के लिए साधु और संत आए यहाँ हिंदुस्तान में, तो आम लोगों पर अपना असर डालने के लिए, आम लोगों के बीच जब जाते थे तो उन पर असर डालने के लिए, चूंकि वो संस्कृत समझ नहीं पाते थे, तो इसलिए उन्होंने आम लोगों की ज़बानों में ही यानी प्राकृत में ही गीत और भजन लिखने शुरू करे और अपने धर्म यानी मजहब की बातें उसी प्राकृत ज़बान में करने लगे ताकि आवाम को उनकी बात अच्छी तरह समझ में आए। तो उत्तरी भारत में जो प्राकृत बोली जाती थी, उससे प्राकृत को शोरसिनी कहते हैं।
और इसी के पेट से यानी उसी से वो भाषाएं पैदा हुई जिनको हम हिंदुस्तानी, हिंदी और उर्दू कहते हैं। बंगाली, मराठी, गुजराती, पंजाबी, सिंधी, आसामी और उड़िया भी नई आर्याई ज़बानें हैं। ये भी तारीख का एक दिलचस्प इत्तेफाक है कि जब मुसलमान हिंदुस्तान में आए तो इन ज़बानों की भी तरक्की हुई। यानी बंगाली, मराठी, गुजराती, पंजाबी, सिंधी, आसामी और उड़िया ये सब कौन सी ज़बानें हैं? आर्याई ज़बानें हैं। अगर ऊपर लिखी हुई बातें याद रखी जाए तो आगे की कहानी और ज़्यादा समझ में आएगी और मालूम होगा कि 1000 ईस्वी के बाद से जो नई ज़बानें हिंदुस्तान में बोली जाने लगी उनमें एक उर्दू ज़बान भी है। ये ज़बान कहीं बाहर से नहीं आई, यहीं पैदा हुई और यहीं के लोगों ने उसे तरक्की दी। उसकी बनावट, इसका रंग रूप सब हिंदुस्तानी है। अगर ये ज़बान किसी दूसरे मुल्क में भी बोली जाने लगे तो ये वहाँ की ज़बान नहीं बन जाएगी, हिंदुस्तानी ही रहेगी। यानी मुख्तसर ये कि उर्दू कहाँ पैदा हुई? उर्दू हिंदुस्तान में पैदा हुई। ये नहीं कि यहाँ अगर उर्दू कम बोली जाती है तो ये उर्दू की यहाँ हिंदुस्तानी ज़बान नहीं है, और अगर दूसरे मुल्क में बोली जाने लगी है ये उर्दू ज़बान तो ये वहाँ की ज़बान हो जाए, ऐसा नहीं है। इसकी बनावट, इसका रंग रूप सब हिंदुस्तानी है। यानी उर्दू एक हिंदुस्तानी ज़बान है। आइए अब ज़बानों का घर हिंदुस्तान का खुलासा पढ़ें। हिंदुस्तान एक ऐसा लंबा चौड़ा मुल्क है जिसमें ऊंचे पहाड़, गहरी नदियां, दरिया भी हैं और रेगिस्तान भी हैं। यहाँ कहीं बंजर ज़मीन है तो दूसरी तरफ सोना उगलती मिट्टी भी। यहाँ मुख्तलिफ रंग व नस्ल के लोग रहते हैं, जो छोटे बड़े कद के हैं तो दूसरी तरफ खूबसूरत और बदसूरत भी। इस हिंदुस्तान में आज भी जंगलों की तरह जिंदगी बसर करने वाले भी हैं और बड़े बड़े शहरों में महज़ब पढ़े लिखे लोग भी। ये लोग मुख्तलिफ ज़बानें और बोलियां बोलते हैं। हमारे इस देश में कुछ ऐसे लोग हैं जिनके आबा व अजदाद 5000 बरस पहले यहाँ आकर बसे। कुछ ऐसे हैं जिन्हें थोड़े ही दिन हुए हैं। चुनांचे हमारा मुल्क भांत भांत के रंग व नस्ल, मुख्तलिफ बोलियों और ज़बानों के बोलने वालों से मिलजुल कर एक बड़ा मुल्क बन गया है। हम जानते हैं कि पहले ज़्यादातर लोग वहशियों की तरह ज़िंदगी बसर करते थे, जानवरों का शिकार करते, दरख्तों के फल, पत्ते और जड़ खाकर पेट भरते थे। इनमें से कुछ लोग यहाँ भी पहुँचे। उनकी नस्ल के लोग बंगाल, बिहार, छोटा नागपुर और विंध्याचल के पहाड़ों के करीब पाए जाते हैं। वो जो ज़बान बोलते थे वो आज भी अलग है। उनमें से कोल और मुंडा कबीले मशहूर हैं। उनके 1000-1500 बरस के बाद पश्चिम की तरफ से द्राविड़ लोग आए। वो लोग द्राविड़ थे। आज भी मद्रास, आंध्र प्रदेश और केरल में यही लोग आबाद हैं। तमिल, तेलुगु इन्हीं लोगों की ज़बानें हैं। ईरान, चीन और तुर्किस्तान में एक और कौम बसती थी जिसे आमतौर से तारीख में आर्या कहा जाता है। ये लोग खूबसूरत और बहादुर थे, घोड़े से काम लेना और खेती करना जानते थे। लगभग 3500 बरस पहले ये हिंदुस्तान आए और इन्होंने यहाँ के पुराने बसने वालों को हराकर उत्तरी भारत में बस गए। ये लोग जो ज़बान बोलते थे उसे आर्याई कहते हैं। इस ज़बान में बहुत सी नज़में, भजन और गीत लिखे। संस्कृत, यूनानी, जर्मन, पुराने ज़माने की फ़ारसी और यूरोप की कई ज़बानें इसी ख़ानदान से ताल्लुक़ रखती हैं। संस्कृत हिंदुस्तान में बसने वाले आर्यों की ज़बान थी। तमाम लोग संस्कृत नहीं बोल सकते थे। पुराने बसने वाले अपनी पुरानी बोलियां बोलते या मिली जुली ज़बानें। इस तरह आहिस्ता आहिस्ता संस्कृत ऊंची ज़ात के ब्राह्मणों की ज़बान बन गई। आम लोग प्राकृत बोलते थे, यह अवामी ज़बान थी और अलग अलग इलाकों की अलग अलग प्राकृतें थीं। जब बुद्ध मत का उरूज हुआ तो इसका मुकाबला करने के लिए साधु और संतों ने आम लोगों पर असर डालने के लिए प्राकृतों ही में गीत और भजन लिखे, धर्म कर्म की बातें की। उत्तरी भारत में जो प्राकृत बोली जाती थी उसे शौरसेनी कहते थे। इससे वो भाषाएं पैदा हुई जिन्हें हिंदी, हिंदू और उर्दू कहते हैं। बंगाली, मराठी, गुजराती, पंजाबी, सिंधी, आसामी और आर्याई भी नई आर्याई ज़बानें हैं। 1000 साल से जो नई ज़बानें हिंदुस्तान में बोली जाने लगी उनमें एक उर्दू है। ये ज़बान भी बाहर से नहीं आई, यहीं पैदा हुई। लोगों ने इसे तरक्की दी। ये ज़बान अगर कहीं दूसरे मुल्क में भी बोली जाएगी तो वहाँ की ज़बान नहीं बन जाएगी, हिंदुस्तानी ही रहेगी। अब यहाँ इसी सबक से एक इक़्तिबास दिया जा रहा है। एक इबारत है,
اور اسی عبارت سے کچھ سوال پوچھے جائیں گے. اس سوال کا حل جب جواب ہم لکھیں گے تو اسی عبارت سے ہونا چاہیے. لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ جو لفظ عبارت میں ہے اسی کو لکھیں، اپنی زبان میں بھی اس کی جواب دے سکتے ہیں. درج ذیل عبارت کو غور سے پڑھیے اور اس سے متعلق سوالوں کے جواب لکھیے. یہ بتانا کٹھن ہے کہ 5000 سال پہلے یہاں کون لوگ بستے تھے، مگر اب بہت سے لوگ یہ بات جانتے ہیں کہ اس زمانے سے یہاں دور دور کے لوگ آنے لگے. اتنا سمجھ لینا کچھ مشکل نہیں ہے کہ پہلے دنیا کے زیادہ تر لوگ وحشیوں کی طرح زندگی بسر کرتے تھے اور کھانے پینے کی کھوج میں چھوٹی چھوٹی ٹولیوں میں مارے مارے پھرتے تھے، جانوروں کا شکار کرتے تھے یا درختوں کے پھل، پتے اور جڑ کھا کر پیٹ بھرتے تھے. ان میں کچھ لوگ یہاں بھی پہنچے. ان کی نسل کے لوگ اب بھی بنگال، بہار، چھوٹا ناگپور اور وندھیاچل کے پہاڑوں کے قریب پائے جاتے ہیں. وہ جو زبان بولتے تھے وہ آج بھی الگ ہے. ان میں سے کول اور منڈا قبیلے مشہور ہیں اور اپنی بولیاں بولتے ہیں. یہ بات یاد رکھنا چاہیے کہ دنیا میں کوئی قوم ایسی نہیں ہے جو کوئی بولی بولتی نہ ہو. یہی بات تمام انسانوں میں ملتی ہے. ان کے 1000-1500 کے بعد دراوڑ لوگ پچھم کی طرف سے آئے، وہ لوگ جنہیں دراوڑ کہا جاتا ہے. یہاں انہوں نے خوب ترقی کی. آج بھی مدراس، میسور، آندھرا پردیش اور کیرل میں یہی لوگ آباد ہیں. تم نے تمل، تیلگو زبانوں کے نام سنے ہوں گے، یہ انہی لوگوں کی زبانیں ہیں. اب یہاں پر کچھ سوالات دیے جا رہے ہیں، اس کے جواب لکھنے ہیں. تو جواب ہم اسی عبارت سے لیں گے، لیکن ضروری نہیں ہے کہ عبارت میں جو الفاظ دیے گئے ہیں اسے ہی لکھیں، اپنی زبان میں بھی جواب دے سکتے ہیں. سوال ہے، پہلے دنیا میں لوگ کس طرح زندگی بسر کرتے تھے؟ جواب ہے، پہلے دنیا میں کے زیادہ تر لوگ وحشیوں کی طرح زندگی بسر کرتے تھے اور کھانے پینے کی کھوج میں چھوٹی چھوٹی ٹولیوں میں مارے مارے پھرتے تھے. سوال ہے دوسرا، پہلے لوگ کس طرح پیٹ بھرتے تھے؟ جواب ہے، پہلے لوگ جانوروں کا شکار کرتے تھے یا درختوں کے پھل، پتے اور جڑ کھا کر پیٹ بھرتے تھے. سوال ہے، کول اور منڈا قبیلے کے لوگ کس علاقے میں بستے ہیں؟ جواب ہے، بنگال، بہار، چھوٹا ناگپور اور وندھیاچل کے پہاڑوں کے قریب کول اور منڈا قبیلے کے لوگ بسے ہوتے ہیں. سوال ہے، یہاں بھارت کے پچھم کی طرف سے کون لوگ آئے؟ بھارت کے پچھم کی طرف سے دراوڑ لوگ آ کر بسے. اگلا سوال ہے، تامل اور تیلگو کن لوگوں کی زبانیں ہیں؟ تامل اور تیلگو دراوڑ لوگوں کی زبانیں ہیں. ایک اور عبارت یہاں دی جا رہی ہے. درج ذیل عبارت کو غور سے پڑھیے اور اس سے متعلق سوالوں کے جواب لکھیے. یہ تو تھا ہندوستان کا حال. باہر ایران، چین اور ترکستان وغیرہ میں ایک اور قوم جسے عام طور سے تاریخ میں آریہ کہا جاتا ہے ترقی کر رہی تھی. یہ لوگ بہادر تھے، اچھی شکل رکھتے تھے، گھوڑے سے کام لینا اور کھیتی کرنا جانتے تھے. کوئی 3500 برس ہوئے یہ لوگ ہندوستان میں آئے اور انہوں نے یہاں کے پرانے بسنے والوں کو ہرا کر اتری بھارت میں اپنا راج قائم کیا. ان لوگوں نے بہت سی نظمیں، بھجن اور گیت لکھے. یہ بات یاد رکھنے کی ہے کہ یہ لوگ جو زبان بولتے تھے اسے آریائی زبان کہتے ہیں. سنسکرت اسی کی ایک شاخ ہے. یونانی، جرمن، پرانے زمانے کی فارسی اور یورپ کی کئی زبانیں اسی خاندان سے تعلق رکھتی ہیں. اور جب تم آگے بڑھ کر ان زبانوں کو پڑھو گے تو معلوم ہوگا کہ سب ایک دوسرے سے ملتی جلتی ہیں. زبانوں کی کہانی بڑی لمبی ہے، مزیدار ہے، مگر یہاں اس کے بیان کرنے کا موقع نہیں ہے. بس یہ یاد رکھنا چاہیے کہ سنسکرت انہی ہندوستانی آریوں کی زبان تھی. تمام لوگ سنسکرت نہیں بول سکتے تھے. یہاں پرانے بسنے والے یا تو اپنی بولیاں بولتے تھے یا ملی جلی زبانیں. دھیرے دھیرے یہ ہوا کہ سنسکرت اونچے ذات کی ہندوؤں کی زبان ہو کر رہ گئی. عام لوگ اس سے دور ہو گئے. یہ لوگ جو زبانیں بولتے تھے ان کو پراکرت کہتے ہیں. پراکرت ایک زبان نہیں تھی بلکہ الگ الگ علاقوں کی الگ الگ پراکرتیں تھیں. اب اس عبارت سے یہاں کچھ سوالات دیے جا رہے ہیں. سوال نمبر 1 ہے، آریہ قوم نے کن ممالک میں ترقی کی؟ جواب ہے، تاریخ کے مطابق ایران، چین اور ترکستان وغیرہ میں آریہ قوم نے ترقی کی. آریہ لوگ کیسے تھے اور یہ کیا کام جانتے تھے؟ آریہ لوگ بہادر، اچھی شکل والے لوگ تھے. یہ گھوڑے سے کام لینا اور کھیتی کرنا جانتے تھے. سوال ہے، آریہ ہندوستان میں آئے تو انہوں نے کیا کیا؟ جواب ہے، آریہ ہندوستان آئے تو انہوں نے یہاں کے پرانے بسنے والوں کو ہرا کر اتری بھارت میں اپنا راج قائم کیا. ان لوگوں نے بہت سی نظمیں، بھجن اور گیت لکھے. سوال نمبر 4 ہے، سنسکرت کن لوگوں کی زبان تھی؟ جواب ہے، سنسکرت ہندوستان میں بسنے والے آریوں کی زبان تھی. سوال نمبر 5 ہے، ہندوستان میں پہلے عام لوگ جو زبانیں بولتے تھے انہیں کیا کہتے ہیں؟
आम लोग संस्कृत नहीं बोलते थे, वो जो ज़बानें बोलते थे उन्हें प्राकृत कहते हैं। प्राकृत एक ज़बान नहीं थी बल्कि अलग अलग इलाकों की अलग अलग प्राकृतें थी। ये थे इबारत से पूछे गए सवाल। अब जो सबक में सवाल दिए जा रहे गए हैं उन्हें हम हल करेंगे। यहाँ कुछ मुश्किल सवाल जवाब है। सवाल नंबर 1 है, हिंदुस्तान की खसूसियात क्या है? हिंदुस्तान एक लंबा चौड़ा देश है जिसमें कहीं ऊंचे पहाड़, गहरी नदियां हैं, कहीं रेगिस्तान, कहीं जमीन जरखेज है, कहीं बंजर। यहाँ गोरे, काले, लंबे, चौड़े और छोटे कद वाले लोग भी बसते हैं। बदसूरत और खूबसूरत भी, जंगलों की तरह जिंदगी बसर करने वाले लोग भी हैं और शहरों में भी लोग बसते हैं। इस देश में तरह तरह की बोलियां और जबानें बोलने वाले लोग और अजीब अजीब ढंग की कौमें बसती हैं। सवाल नंबर 2 है, हिंदुस्तान के कबायली नस्लों के नाम क्या हैं? जवाब है, कोल और मुंडा मशहूर कबायली नस्लों के लोगों के अलावा दीगर कबायली नस्लों के लोग रहते हैं। सवाल नंबर 3 है, द्राविड़ कौन सी जबानें बोलते हैं? द्राविड़ तमिल तेलुगु जबानें बोलते हैं। सवाल है, संस्कृत किस जबान की शाख है? संस्कृत आर्याई जबान की एक शाख है। सवाल नंबर 5 है, उत्तर भारत में कौन सी प्राकृत बोली जाती थी? उत्तर भारत में बोली जाने वाली प्राकृत को शोरसिनी कहते हैं। सवाल नंबर 6, हिंद आर्याई जबानें कौन कौन सी हैं? बंगाली, मराठी, गुजराती, पंजाबी, सिंधी, आसामी और उड़िया हिंद आर्याई जबानें हैं। सवाल है, उर्दू कहाँ पैदा हुई और किस जबान से निकली है? उत्तरी भारत यानी शुमाली हिंदुस्तान में जो प्राकृत बोली जाती थी उसे शोरसिनी कहते हैं। इसी शोरसिनी से उर्दू पैदा हुई। अब यहाँ पर सवाल दिए गए हैं कि उर्दू जबान पर एक मजमून लिखना है। उस्ताद की मदद से उर्दू जबान से मुतालिक एक मजमून लिखिए। इसका जवाब है, उर्दू का जन्म हिंदुस्तान में हुआ। इसका ताल्लुक हिंद आर्याई खानदान से है। उर्दू गंगा जमनी तहजीब की अलामत है जिसकी तश्कील में हिंदुस्तान की मुख्तलिफ बोलियों और जबानों के अल्फाज शामिल हैं। उर्दू किसी एक फ़र्क़े, ज़ात या मजहब के बोलने वाले लोगों की ज़बान नहीं। ये ज़बान हिंदुस्तान में कश्मीर से कन्याकुमारी तक, बंगाल से मुंबई तक बोली और समझी जाती है। हिंदुस्तान के मुख्तलिफ सूबों की अपनी अपनी बोलियां हैं, जैसे पंजाबी, हरियाणवी, कश्मीरी, बंगाली, मराठी, कन्नड़, तमिल, तेलुगु, मलयालम वगैरह। इन इलाकों में भी उर्दू अच्छी तरह समझी जाती है। उर्दू को परवान चढ़ाने में सूफिया कराम, फौजी, सिपाही, ताजिर, पेशा लोगों के अलावा हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सभी ने हिस्सा लिया। ये शुमाली हिंदुस्तान में पैदा हुई लेकिन दक्षिण में पनपी। वहाँ नसरी और शेरी अदब वजूद में आया। कुली कुतुब शाह, मुल्ला वजी जैसे शायरों ने इसे गले लगाया। शुमाली हिंदुस्तान में आबरू, शाह हातिम, मीर तकी मीर, ख्वाजा मीरदर्द, मिर्जा सौदा, नासिर, आतिश, इंशा, मुसफ़ी, मीर हसन, दयाशंकर नसीम, मीर अनीस, मिर्जा दबी जैसे शोरा ने इसकी खूब परवरिश की। नसर निगारों में मीर उमन, रजब अली बेग सरवर, मिर्जा गालिब, डिप्टी नज़ीर अहमद, पंडित रतन नासर शाह, मौलाना अल्ताफ हुसैन हाली, मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने नसर में आला पैमाने की किताबें लिखी। 20वीं सदी में हिंदू मुस्लिम अदीबों और शायरों ने नज़म व नसर में बेशबहा इजाफे किए। इन दिनों कहा जाता है कि ये उर्दू मुसलमानों की ज़बान है और ये बाहर से आई है। ऐसा कहना इंतहाई गलत और तासुब पर मबनी है। उर्दू ज़बान बाहर से नहीं आई, यहीं पैदा हुई और यहीं के लोगों ने इसे तरक्की दी। इसकी बनावट, इसका रंग रूप सब हिंदुस्तानी है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई उर्दू के अदीब, शायर हैं। इस ज़बान की मिठास, लोच पर सब आशिक है और कहते हैं कि उर्दू एक ज़बान ही नहीं, एक तहजीब भी है। तो ये थे ज़बानों का घर हिंदुस्तान से मुतालिक सवाल व जवाब। आपको इससे खुलासा भी कराया गया, इबारत भी कराया गया, इसके सवाल व जवाब भी हो गए। उम्मीद है आपको ये मजमून, ये सबक आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा। इससे मुतालिक जो भी MCQ क्वेश्चन है मेरे पिछले वीडियो में दिया गया है, आप उससे मदद ले सकते हैं। आज के लिए इतना ही है। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।